नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एमपीपीएससी सेट परीक्षा की दृष्टि से कुछ एमपीपीएससी सेट परीक्षा के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एमपीपीएससी सेट परीक्षा 2022 इतिहास का पेपर हम देख रहे हैं और इसके भी 50 प्रश्न हम कर चुके हैं। बाकी के 50 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो 101 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रश्न है कि सूफी परंपरा में वहदत उल वजूद ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। सूफी संत का नाम पूछा है कि ये सिद्धांत वहदत उल वजूद ये किसने दिया। वहदतुल वजूद का मतलब होता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर ही सुप्रीम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो भी हर चीज है वो ईश्वर की बनाई हुई है या ईश्वर का ही एक स्वरूप है, ऐसा माना जाता है वहदतुल वजूद में। और ये सिद्धांत दिया था इब्नुल अरबी ने। इब्न उल अरबी इनका ये सिद्धांत है। चिश्ती सिलसिले की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी। ये भी सूफिज्म का ही प्रश्न है। चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में पहले चिश्ती सिलसिले के ये सूफी संत थे, बाकी सब ये इनके शिष्यों में आते हैं, एक के बाद एक। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने प्रतिक्रियावादी विचारधारा को प्रतिपादित किया, तो ये विचार दिया था शेख अहमद सरहिंदी। प्रतिक्रियावादी। पाशुपत संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। पाशुपत संप्रदाय ये भगवान शिव की पूजा करते हैं, पशुपतिनाथ की, और जो शिव की पूजा करते हैं उनको शिव कहा जाता है। तो पाशुपत संप्रदाय का संबंध शिव धर्म से। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा होती है। शाक्त धर्म में शक्ति की पूजा होती है, देवी की। निम्नलिखित में भगवान विष्णु के छठे अवतार कौन है। तो अगर आप वेदों को देखोगे तो उनमें 10 अवतार की व्याख्या की गई, 10 अवतार बताए गए भगवान विष्णु के, और पुराणों में 24 अवतार बताए गए। तो इसके हिसाब से भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम है। भक्ति काल में किस साहित्यकार ने नल दमयंती अथवा नल चंपू कथा की रचना की थी। तो ये जो साहित्यकार है त्रिविक्रम, इन्होंने इसकी रचना करी थी। भक्तिकालीन संत चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस राज्य से है। चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के संत हैं, इनका संबंध बंगाल राज्य से है। मुगल काल में सुलह ए कुल क्या था। तो ये अकबर के समय का था सुलह ए कुल, सर्वधर्म समन्वय, जिसको सुलह ए कुल कहा गया। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अटाला देवी मंदिर पर बनाया गया है। जो पहले यहाँ पर मंदिर था अटाला देवी का, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है जौनपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह फारस के दो महान चित्रकारों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को भारत लेके आया था। ये लेके आया था आपके हुमायूं। उधर निर्वासित था हुमायूं, वहां से फिर अपने साथ इन दो चित्रकारों को लेकर के आया था। अदर मेंस फ्लावर्स किताब है ये, इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक लिखी है वावेल ने।
वावेल या वेवेल, जो भी आप कहना चाहें, एक ही बात है। सत्रह सौ ईस्वी से 1763 के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए? तो कर्नाटक युद्ध 3 लड़े गए। इनको हम पढ़ चुके हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में। अगर आपने नहीं देखी है क्लासें, जरूर देखिए। राजेश एल एन पाटीदार चैनल पर आपको अभी क्लासेस सारी मिलेगी, बहुत जल्दी आपको नए चैनल पे भी मिल जाएगी। भारत में प्रथम छापाखाने की स्थापना किसने की थी? भारत में सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे वो पुर्तगाली लोग लाए थे। इन्होंने सबसे पहले प्रेस की स्थापना करी थी। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसने प्रकाशित किया था? ये प्रकाशित किया था जेम्स अगस्त हिक्की, समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से कौन कालकोठरी त्रासदी का प्रत्यक्षदर्शी था? इसका प्रत्यक्षदर्शी हॉलवेल था। इसी ने यह बताया है कि इस तरह से हमको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और इसमें बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक कहानी है, नवाब को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। फिर भी ठीक है, लिखा हुआ है इसने। इसमें क्या है कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को कैद कर दिया गया था। इनमें से ज्यादातर रात में मर चुके थे। ये भी हम बंगाल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत मंगलोर की संधि संपादित की गई थी? तो ये हुआ था दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में परोपकारी निरंकुशता की स्थापना की? एक्ट के बारे में पूछा गया है कि किस अधिनियम में। ये 1909 का भारत शासन अधिनियम था। इसमें परोपकारी निरंकुशता का की स्थापना की गई। ब्रिटिश भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है रिपन। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। 1857 के विप्लव के दौरान किस नेतृत्वकर्ता के नाम पर 10 सिक्के ढाले गए थे? तो ये ढाले गए थे बहादुर शाह जफर के नाम पर, सांकेतिक रूप से। ताकि इनको वापस भारत का, मतलब आप कह सकते हो कि मुगल भारत का, जो मुगलों के अंतर्गत जो भारत था उसका बादशाह घोषित किया था और सांकेतिक रूप से सिक्के ढाले गए थे। सुरक्षित घेरे की नीति की समयावधि कितनी थी? किस समय ये सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने? तो ये 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई गई थी, जिसको हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों की नीति, भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में किसने कहा था कि स्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के प्रति लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूर्वाग्रह के कारण न था? मतलब कथन दिया गया है ये, और पूछा गया है कि ये किसने कहा है। तो ये कथन है सरकार एवं दत्त। अंग्रेज अपनी ही खरीदी भूमि पर और अपने ही खर्चे पर किसानों को मजदूरी देकर कृषि कराते थे, उसे कहते थे। किस प्रकार की कृषि थी ये, जिसमें इस तरह से होता था कि अपनी भूमि पर अपने खर्चे से किसानों को मजदूरी देकर खेती करवाना? ये निस्बत कृषि कहलाती थी।
फारसी टाइप का शब्द है निस्बत। तीन सदस्यीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने करी थी? ये स्थापना करी थी कर्जन ने। रेलवे बोर्ड की स्थापना कर्जन ने करी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो ये वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, जो 1854 में आया था। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन नामक लेख किसने लिखा था? ये लेख लिखा था केशव चंद्र सेन ने। नील किसानों की दुर्दशा सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुआ था हिंदू पेट्रियाट में। इस खबर को सबसे पहले इस समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था। सन 1825 में भीलों के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? ये नेता थे सेवरम। सेवरम या सेवराम। तो हो सकता है कि ये सेवाराम नाम रहा होगा, धीरे 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 सेवराम हुआ, फिर सेवरम हो गया। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा? ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने जो कर्म कांड है उनका विरोध किया और उनका कि जो वेदों में जो ज्ञान है वही शुद्ध ज्ञान है और लोगों को उन्हीं को पालन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों की ओर चलो। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन कहलाए जाते हैं? ये कहलाए जाते हैं चार्ल्स मेटकाफ। इनको भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। भारत में धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी? भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में हम पढ़ चुके हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, और ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ये अनिष्टों का अनिष्ट है। मुस्लिम आंग्ल प्राच्य कॉलेज के उन प्राचार्य का नाम क्या नाम था जिन्होंने मुसलमानों को अपनी एक पृथक संस्था बनाने के लिए भड़काया? तो ये थे थियोडोर बेक। आंग्ल प्राच्य कॉलेज के प्राचार्य थे, उन्होंने मुसलमानों को तो कहा था कि आप अपने लिए अलग संस्था बनाओ। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का दबाव डालने के लिए सीधी कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया है मुस्लिम लीग द्वारा। मांडले जेल में तिलक किस समय में रहे? समय का अंतराल पूछा गया है कि कब से कब तक रहे। इनको जेल हो गई थी और माना जाता है कि ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको राष्ट्रवादी आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कैद की सजा हुई थी। तो इनको म्यांमार, जिसको बर्मा कहा जाता था, वहाँ की मांडले जेल में इनको कैद किया गया था और ये समय था 8 से 14 तक, 1908 से लेकर 1914 तक। ये गरम दल के नेता थे, तो इसलिए जो कांग्रेस का नरम दल गुट था वो भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं करता था। तो जब ये 8 से 14 तक जेल में रहे तो नरम दल वाले कांग्रेस के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये जो इनकी नरम दल वालों की जो पॉलिसी थी, याचना करना और पत्र लिखना और इस तरह से, इसको ये तिलक ठीक नहीं मानते थे। इनका मानना ये था कि हम भीख क्यों मांगे, हमारा अधिकार मांग रहे तो उसको हम हक से मांगेंगे। तो इसलिए बाल पाल पाल तीनों गरम दल के नेता थे, इनको ये बाकी लोग पसंद नहीं करते थे।
हालांकि जब ये जेल से छूटे उसके बाद इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग और इनके बीच में समझौते भी करवाए। इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो कि इंडिया हाउस के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में किसने करी थी? तो ये संस्था स्थापित करी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी और ये लंदन में थी। भवानी मंदिर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष। प्रसिद्ध पुस्तक है ये भवानी मंदिर, इनके वरिंद्र कुमार घोष की है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान में दावत के लिए आमंत्रित किया था? ये काम किया था डफरिन ने। इसी के समय कांग्रेस का गठन हुआ था या स्थापना हुई थी, तो इसने इनको डिनर पे बुलाया। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस दिन प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, नमक कानून तोड़ने के लिए। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चालू हुआ था कि हम प्रेम पूर्वक आपसे, सविनय आपसे, आपके द्वारा जो बनाए हुए कानून है उनका उल्लंघन करते हैं। तो नमक कानून बनाया था अंग्रेजों ने कि नमक पर टैक्स लगेगा, तो गांधी जी ने उस नमक कानून को तोड़ा और नमक बनाया। इसका मतलब ये था कि हम विनम्रता पूर्वक आपके बनाए हुए कानून का उल्लंघन करेंगे, यानी कि किसी तरह का हिंसक कार्य नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आपके नियमों को नहीं मानेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, जो हो कर लो। ये इन्होंने नमक सत्याग्रह में किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 1934 में, अक्टूबर 1934। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे? तो ये वोवेल नहीं थे, बाकी इसके सदस्य थे ये। लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग समझौता किस वर्ष हुआ? अभी हमने बात करी कि जब तिलक छोड़ गए उसके बाद हुआ था ये समझौता होता है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे इतिहास का जनक माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। इतिहास दर्शन का ये प्रश्न है, पढ़ चुके हैं हम इसको भी इतिहास दर्शन में। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। यह किसका कथन है? कथन दिया है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन है रूसो का। बहुत प्रसिद्ध विचारक दार्शनिक रहे हैं रूसो। इनका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। यह कथन किसका है? इतिहास एक विज्ञान है, इससे कमोबेश कुछ नहीं। ये भी प्रश्न अक्सर अक्सर पूछा जाता है कि इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे अधिक। तो ये जेबी ब्यूरी का कथन है। इतिहास दर्शन में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ये प्रश्न तो चाहे इतिहास वाला हो चाहे विज्ञान वाला हो, सबको पता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी चार्ल्स डार्विन ने।
निम्नलिखित में से कौन प्रशासक इतिहासकार की श्रेणी में नहीं आते हैं? ये रांके प्रशासक इतिहासकार की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि इनका इतिहास अलग ही है रांके का। रांके की विचारधारा वैज्ञानिक इतिहास की है। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक है ये, इसके लेखक गिब्बन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? इतिहास हेरोडोटस की पुस्तक है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टॉयनबी की पुस्तक है। इंडिया थ्रू द एजेस जदुनाथ सरकार की पुस्तक है। भारत आज और कल ये आरसी मजूमदार की नहीं है, इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इंडिया आज और कल इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी पुस्तक है। इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन सीले का। इतिहास मानव स्वतंत्रता की कहानी है, ये भी कथन है। ये किसने कहा था? तो ये कथन है एक्टन का। इन्होंने कहा था कि मानव इतिहास जो है वो मानव स्वतंत्रता की कहानी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कल्हण है। और राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। तो इन्होंने पूरे राजाओं का क्रम से इतिहास लिखा है। कश्मीर के शासक थे वो सब। तो इसका जो लेखन है, कल्हण की जो किताब है राजतरंगिणी, इसमें इन्होंने सभी राजाओं के क्रम से बताया गया है कि ये राजवंश है, इस राजवंश में ये शासक हुए हैं, इसके बाद ये हुए, उनकी खास बात क्या है। तो इसलिए माना जाता है कि व्यवस्थित इतिहास सबसे पहला कल्हण ने लिखा है भारत में राजतरंगिणी के रूप में। तो ये था एमपीपीएससी सेट परीक्षा 2022 इतिहास के 50 प्रश्न। इससे पहले वाली क्लास में हम 50 प्रश्न कर चुके हैं। आशा करता हूं कि ये आपके आने वाली सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सेट परीक्षाओं में पेपर किस प्रकार से आता है। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।